नमस्कार, जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। बीजेपी आरएसएस देश में नफरत फैला रही है, लद्दाख रैली में बोले राहुल गांधी। लालू को मिलेगी राहत या जाएंगे जेल, चारा घोटाले मामले में मिली जमानत पर एससी में सुनवाई आज। इसरो ने जारी की एक और नई तस्वीर, चंद्रयान 2 के ऑर्बिट ने लैंडर विक्रम की तस्वीर भेजी। दिल्ली सरकार की संबोधित याचिका सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार, अधिकारियों पर नियंत्रण के कानून को दी है चुनौती। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड, अमरमणि और उनकी पत्नी की रिहाई बरकरार। यूपी सरकार ने एक दिन पहले ही माफ की थी बाकी सजा। चीन ने ही की थी द्विपक्षीय बैठक की मांग पर, अनौपचारिक बातचीत पर ही ठहर गई जिनपिंग और मोदी की मुलाकात। लैंडर से चांद की सतह पर ऐसे उतरा प्रज्ञान रोवर, इसरो का ये वीडियो जरूर देखें। ये थी अभी तक की बड़ी और अहम खबरें। अब समाचार विस्तार से। बीजेपी आरएसएस देश में नफरत फैला रहे। लद्दाख रैली में राहुल गांधी ने ये बात कही। राहुल गांधी ने लद्दाख की रैली में अपने संबोधन में जहां बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा, वहीं चीन पर भारत की जमीन हड़पने की भी बात कही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लद्दाख में कांग्रेस पार्टी की रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में बीजेपी और आरएसएस नफरत फैला रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है। कांग्रेस देश में मोहब्बत और भाईचारा फैला रही है। राहुल गांधी ने कहा कि लद्दाख के लोगों को अभी तक उनका हक नहीं मिला है। कांग्रेस पार्टी लद्दाख के लोगों के साथ है और उनका हक दिलाने के लिए प्रयास कर रही है। राहुल गांधी ने लद्दाख को बेहद खूबसूरत जगह बताया। राहुल गांधी ने कहा, कुछ महीने पहले हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले थे। इसे भारत छोड़ो यात्रा नाम दिया गया था। हमारा लक्ष्य देश में भाजपा आरएसएस द्वारा फैलाई गई नफरत और हिंसा के खिलाफ खड़ा होना था। यात्रा से जो संदेश निकला वह था, नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं। यही आपकी भी सोच है और पिछले कुछ दिनों से मैं खुद ये देखने को मिला है। यात्रा के समय सर्दियों में बर्फबारी के कारण मैं लद्दाख नहीं जा सका। ये मेरे दिल में था कि मैं लद्दाख में यात्रा करूं और इस बार मैंने इसे मोटरसाइकिल पर आगे बढ़ाया। राहुल गांधी ने कहा कि चीन ने हिंदुस्तान की हजारों किलोमीटर की जमीन छीनी है। हिंदुस्तान के पीएम ने मीटिंग में कहा कि चीन ने 1 इंच भी जमीन नहीं छीनी है। लद्दाख का हर आदमी जानता है कि चीन ने लद्दाख की जमीन हड़प ली है। जब हिंदुस्तान को अपनी जरूरत पड़ी तो आप हमेशा तैयार रहे, इसीलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। देश में विभिन्न जाति धर्म के लोग हैं, हमारे लिए सब बराबर है। लालू को मिलेगी राहत या जाएंगे जेल, चारा घोटाले मामले में मिली जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले मामले में झारखंड हाई कोर्ट में मिली जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सीबीआई झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। राजद प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के लिए आज का दिन मुश्किल भरा हो सकता है। लालू यादव को चारा घोटाले मामले में 2022 के अप्रैल में झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिली थी, मगर झारखंड हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और जमानत को रद्द करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की इस याचिका को स्वीकार कर लिया है और इस पर आज सुनवाई होनी है। बिहार का चारा घोटाला सबसे बड़ा घोटाला था। इस घोटाले में पशुओं के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले चारे, दवाइयां समेत अन्य जरूरी चीजों को लेकर घोटाला किया गया था। ये घोटाला इतना बड़ा था कि जब उसका खुलासा हुआ तब किसी को एक बार में भी यकीन नहीं हुआ था। दरअसल 80 और 90 के दौरान बिहार के अलग अलग कोषागारों में पशुओं के चारों और दवाइयों के नाम पर 950 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला सामने आया था। बिहार के सबसे बड़े घोटाले का खुलासा 1996 में हुआ। दरअसल 1995 के सितंबर महीने में बिहार में तब के फाइनेंस कमिश्नर बीएस दुबे अलग अलग विभागों के फाइल्स और उनके कार्यों की जांच कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने पाया कि पशुपालन विभाग में फर्जी बिल जरिए सालों के
करोड़ों रुपए का गबन किया गया जा रहा। इस दौरान उन्होंने पाया कि पशुपालन विभाग में फर्जी बिल के साथ साथ सालों से करोड़ों रुपए का गबन किया जा रहा। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन की एक और तस्वीर जारी की है, जो चंद्रयान 2 के तहत लिया गया है। इस तस्वीर में विक्रम लैंडर की है, जो चंद्रमा की सतह पर है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने अपने चंद्रयान 3 मिशन की एक और तस्वीर जारी की है। यह तस्वीर चंद्रयान 2 के ऑर्बिट द्वारा ली गई है। चंद्रयान 2 के ऑर्बिट ने चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम की तस्वीर भेजी है। 23 अगस्त शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया था। इसके बाद लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की सतह का अध्ययन करने में अपने मिशन में जुड़ गए हैं। इसरो ने आज जो नई तस्वीर जारी की, उसे चंद्रयान 2 के ऑर्बिट ने अपने कैमरे से कैद किया। तस्वीर में लैंडर विक्रम चंद्रमा की सतह पर साफ नजर आ रहा। लैंडर विक्रम और रोवर 14 दिन तक चंद्रमा की सतह का अध्ययन करेंगे और वहां से कलेक्ट डेटा को इसरो के कमांड सेंटर में भेजेंगे। बता दें कि चंद्रयान 2 का ऑर्बिट फिलहाल पिछले 4 सालों से चांद की 100 किलोमीटर गुणा यानी 100 किलोमीटर की कक्षा में चक्कर लगा रहा। चांद की सतह पर मौजूद लैंडर की ये तस्वीर ऑर्बिट पर मौजूद हाई रेजोल्यूशन कैमरे से यानी कि 100 किलोमीटर दूरी से खींची गई है। इसरो के मुताबिक ऑर्बिट पर लगा ये कैमरा धरती के चांद पर भेजे गए कैमरों में से अब तक का सबसे बेस्ट कैमरा है। इन तस्वीरों में ये भी साफ हो रहा है कि लैंडर विक्रम ने जहां लैंडिंग की वो एक बड़ा हिस्सा समतल है, जिसके चलते लैंडर विक्रम को रोवर प्रज्ञान को चांद की सतह और वहां वारवर के बारे में सटीक वैज्ञानिक गणना की काफी मदद मिलेगी। चंद्रयान के लिए अगले 14 दिन समय काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि चंद्रमा पर एक दिन यानी चांद 14 दिन के बराबर है। रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की सतह की रासायनिक संरचना, मिट्टी, चट्टानों की जांच करेगा। यह ध्रुवीय इलाकों के पास चंद्रमा की सतह के आयनों और इलेक्ट्रॉन्स की घनत्व और थर्मल गुणों की माप करेगा। अपने कार्य के दौरान रोवर लैंडर के संपर्क में रहेगा और लैंडर डेटा को इसरो के मिशन कमांड सेंटर में वापस भेज देगा। दिल्ली सरकार की संशोधित याचिका सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार, अधिकारियों पर नियंत्रण के कानूनी को दी चुनौती। दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के उस कानून की चुनौती दे दी है, जिसमें प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर का अधिकार उपराज्यपाल को दे दिया है। मानसून सत्र के दौरान केंद्र सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में दिल्ली के अधिकारियों के नियंत्रण से जुड़ा बिल पास करा दिया था। इसके बाद अध्यादेश ने कानून का रूप ले लिया था। कानून का रूप लेने से पहले ही दिल्ली सरकार ने इस अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अब जब यह कानून का रूप ले चुका है, तो दिल्ली सरकार ने एक संबोधित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। हालांकि इस मामले में कोर्ट सुनवाई कब करेगा, अभी तक ये तय नहीं हुआ। बता दें कि बीते 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए कहा था कि दिल्ली के प्रशासनिक अधिकारी पर दिल्ली की सरकार पर नियंत्रण होगा। इस फैसले के बाद दिल्ली सरकार एक अध्यादेश लाया था, जिसमें कहा गया था कि एक प्राधिकरण अधिकारी के ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े हुए फैसले लेगा। इस कमेटी में दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव, दिल्ली के गृह प्रधान सचिव होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। हालांकि अधिकारियों के तबादले और तैनाती का आखिरी फैसला उपराज्यपाल का ही होगा। इस अध्यादेश में कुछ बदलाव करके इसे संसद में पेश किया गया, जिसका कई विपक्षी दलों ने विरोध भी किया था, लेकिन सरकार को लोकसभा और राज्यसभा में से पास कर लिया था। अब दिल्ली की सरकार ने इस कानून के खिलाफ याचिका लगाई। शीर्ष अदालत ने अब तक दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिजीत सिंघवी की दलीलों पर ध्यान दिया है। पहले ये याचिका में अध्यादेश को चुनौती दी गई थी, जो अब संसद से मंजूरी के बाद कानून बन गया है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार को संशोधित याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड, अमरमणि और उसकी पत्नी की रिहाई बरकरार। यूपी सरकार ने एक दिन पहले ही माफ की थी बाकी सजा। कवयित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में दोषी करार दिए जाने के बाद उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व मंत्री अमरमणि और उनके साथ उनकी पत्नी मधुमिता त्रिपाठी को उत्तर प्रदेश प्रशासन ने रिहा करने का आदेश दिया था। इस पर मधुमिता की बहन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने कवयित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड के दोषियों को समय से पहले रिहा करने के आदेश पर उत्तर सरकार को नोटिस जारी किया।
साथ ही दोषियों की रिहाई को बरकरार रखा है। बता दें कि कवयित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में दोषी करार दिए जाने के बाद उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमिता त्रिपाठी को उत्तर प्रदेश प्रशासन ने रिहा करने के आदेश दिए थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके अच्छे आचरण को देखते हुए रिहा करने का आदेश दिया था। इस पर मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया और 8 हफ्तों के अंदर जवाब मांगा है। निधि शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कहा कि मैं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और यूपी के सीएम से उनकी रिहाई रोकने का अनुरोध करती हूँ। आरटीआई आवेदनों में कहा गया है कि अमरमणि वास्तव में कभी जेल नहीं गए थे। वह कुछ भी कर सकते हैं। अगर उन्होंने मेरी हत्या कर दी तो इस केस की पैरवी करने वाला कोई नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि यूपी में कैसी कानून व्यवस्था है। बता दें कि करीब 20 साल पहले राजधानी की पेपर मिल कॉलोनी में रहने वाली कवयित्री मधुमिता शुक्ला की हत्या के मामले की जांच सीबीआई ने की थी। सीबीआई ने अपनी जांच में अमरमणि और मधुमणि को दोषी करार देते हुए अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। बाद में इस मामले का मुकदमा देहरादून स्थानांतरित कर दिया गया था। दोनों जेल में बीते 20 साल से 1 माह और 19 दिन थे। उनकी आयु जेल में बिताई गई सजा की अवधि और अच्छे जेल आचरण में दृष्टिगत बाकी बची हुई सजा को माफ कर दिया गया। अमरमणि और उनकी पत्नी मधुमणि को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रिहा किया गया। दरअसल कोर्ट ने जेल में अच्छा आचरण करने वाले कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया था, जिसके बाद अमरमणि और उनकी पत्नी ने दया याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने दोनों को रिहा करने का आदेश दिया, लेकिन इसमें देरी होने लगी। इस पर अमरमणि ने अवमानना का वाद दाखिल कर दिया, जिसके बाद दोनों को रिहा करने का आदेश प्रशासन ने जारी रखा। लखनऊ में निशांतगंज स्थित पेपर मिल कॉलोनी में 9 मई 2003 को मशहूर कवयित्री मधुमिता शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तत्कालीन बसपा सरकार में हड़कंप मच गया था। चंद मिनटों के मौके पर पुलिस पहुंचकर मधुमिता और अमरमणि के प्रेम प्रसंग के बारे में नौकर देशराज को जानकारी दी, तो तत्काल शासन के अधिकारियों को सूचित किया गया। दरअसल अमरमणि बसपा सरकार के कद्दावर मंत्रियों के शुमार किए जाते थे। इस हत्याकांड के बाद देहरादून की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 24 अक्टूबर 2007 को अमरमणि और उनकी पत्नी मधुमणि, भतीजा रोहित चतुर्वेदी और शूटर संतोष राय को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन यूपी के सियासी गलियारों में अमरमणि की हनक कभी भी नहीं हुई। बता दें कि इस हत्याकांड की जांच तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने सीबीसीआईडी को सौंपी थी। मधुमिता के शव का पोस्टमार्टम करने के बाद उनके गृह जनपद लखीमपुर भेजा गया। अचानक एक पुलिस अधिकारी की नजर रिपोर्ट पर लिखी हुई एक टिप्पणी पर पड़ी, जिसमें इस मामले की जांच की दिशा बदल दी। दरअसल रिपोर्ट में मधुमिता के गर्भवती होने का जिक्र था। तत्काल शव को रास्ते पे वापस मंगलवार दोबारा परीक्षण कराया गया। डीएनए जांच के सामने आया कि बच्चा अमरमणि का था। निष्पक्ष जांच के लिए विपक्ष के बढ़ते दबाव को वजह से बसपा सरकार को आखिरकार इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की संस्तुत करनी पड़ी। सीबीआई जांच के दौरान भी गवाहों को धमकाने के आरोप लगे तो मुकदमा देहरादून का फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थानांतरित कर दिया गया। चीन के विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि पीएम मोदी की मांग पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ब्रिक्स सम्मेलन में उनसे बात की। दोनों नेता एलओसी पर सेना की तैनाती कम करने और दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने की दिशा में बातचीत के लिए सहमत हुए। भारतीय सूत्रों ने चीन के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया है कि भारत की मांग पर ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान भारत चीन के नेताओं के बीच बातचीत हुई। दरअसल चीन ने दावा किया कि ब्रिक्स सम्मेलन से इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात के लिए भारत ने मांग की थी। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आई थी कि सरकार के शीर्ष अधिकारियों ने चीन के दावे को यह कहकर खारिज कर दिया कि लंबे समय से चीन की तरफ से द्विपक्षीय बातचीत की पेशकश की जा रही थी। बता दें कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं के बीच औपचारिक बातचीत नहीं हुई, लेकिन लीडर्स लाउंज में पीएम मोदी और चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच अनौपचारिक बातचीत हुई। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि पीएम मोदी की मांग पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ब्रिक्स सम्मेलन से इतर उसने बात की। दोनों नेता एलओसी पर सेना की तैनाती कम करने और दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने की दिशा में बातचीत के लिए सहमत हुए। वहीं भारतीय विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने गुरुवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पीएम मोदी के बीच ब्रिक्स सम्मेलन से अलग अनौपचारिक बातचीत हुई।
इस बातचीत में पीएम मोदी ने भारत चीन के बीच एलओसी पर अनसुलझे मुद्दों पर भारत की चिंताओं से अवगत कराया। बता दें कि जून 2020 में दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया है, जब दोनों देशों के सैनिक लद्दाख में गलवान घाटी के आपस में भिड़ गए थे और भारत और चीन की सेनाओं के बीच 19 दौर की कॉर्प्स कमांडर स्तर की बातचीत हो चुकी थी। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों नेता सैन्य और कूटनीति स्तर पर बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझाने का सहमत हुए। चंद्रयान 3 के लैंडर से प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की सतह पर कैसे उतरा, इसका वीडियो इसरो ने जारी किया है। लैंडिंग के 2 दिन बाद इसरो ने यह ऐतिहासिक वीडियो जारी किया। चंद्रयान 3 के लैंडर से प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की सतह पर कैसे उतरा, इसका वीडियो इसरो ने जारी किया है। बता दें कि इसरो के तीसरे मून मिशन यानी चंद्रयान 3 की 23 अगस्त को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के 2 दिन बाद इसरो ने यह ऐतिहासिक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में दिख रहा है कि कैसे प्रज्ञान रोवर चंद्रयान 3 के लैंडर के अंदर से बाहर आया। इसमें देखा जा सकता है कि लैंडर के रैंप से होते हुए रोवर बेहद हल्की स्पीड में चांद की सतह पर उतरा। बता दें कि 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की लैंडिंग के करीब 2.5 घंटे बाद प्रज्ञान रोवर लैंडर से बाहर आ गया था, लेकिन इसरो ने इस वीडियो को 2 दिन बाद जारी किया। इसरो का रोवर चांद पर चहकदमी कर रहा और लगातार अहम जानकारियां जुटा रहा है। रोवर 23 तारीख से अगले 14 दिन तक चांद की सतह पर घूमकर परीक्षण करेगा और डाटा जुड़ाएगा। बता दें कि प्रज्ञान रोवर जैसे जैसे चांद की सतह पर आगे बढ़ रहा, वह अपने पहियों से इसरो और भारत के प्रतीक अशोक स्तंभ के निशान उकेर रहा। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।